बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी आर बैक विद आर ECIPL चैप्टर 6 सेकेंड पार्ट। ठीक है, और इसमें जो है हम 4 पेज जो है वो करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो करने वाले हैं अपना डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्शन 11। ठीक है, सुनो अभी अच्छे से। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, अपने कोई भी काम को डेलीगेट कर सकते हैं अपने इसको डेवलपमेंट कमिश्नर को एज़ पर सेक्शन 9(3) है ना, हमने अभी पीछे देखा। अभी हम ये जानेंगे कि डेवलपमेंट कमिश्नर कैसे अपॉइंट होता है। सुनो, डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है एज़ पर सेक्शन 11। ठीक है, एज़ पर सेक्शन 11 जो इसको अपॉइंट करती है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसे ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर को असिस्ट करेंगे वो अपॉइंट कर सकती है। फिर इसके साथ साथ यही सेक्शन जो है वो प्रोविजंस भी बताती है फॉर सैलरी हो गया, अलावेंस हो गया, कंडीशंस ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव, पेंशन, PF एंड अदर मैटर्स। ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर और ऑफिसर्स यानी कि उनके अपॉइंटमेंट उसके सारे डिटेल्स वगैरह भी जो है वो सेक्शन 11 ही बताती है, डेवलपमेंट कमिश्नर की भी और दीगर ऑफिसर्स की भी, जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर को असिस्ट करेंगे उनके काम में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज़ पर सेक्शन 11। ठीक है, अभी देखो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका फंक्शंस तो वही हो गया कि ये जो है डेवलपमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए ऑफ SEZ के लिए काम करेंगे। डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, देखो सबका सारे अथॉरिटी का काम यही है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ SEZ। ठीक है, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, ये सबसे पहले तो ये बोल रहा है ना कि ये जो है ये वाला पार्ट, तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि इनका जो काम है ना वो एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो गाइड करना है कि वो अपने यूनिट्स को जो है वो कैसे एग्जिस्टिंग SEZ में जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई भी इफ़ेक्टिव स्टेट्स जो कि प्रमोशन के लिए होगा, ये सब्जेक्टिव हो गया। फिर तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर उनके एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि जो है प्रमोशन हो सके और ताकि जो है नए नए एंटरप्रेन्योर्स अपने यूनिट्स जो है वो सेट कर सके। ठीक है, अभी देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉनिटर द परफॉर्मेंस। देखो SEZ वालों के यूनिट्स वालों के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसके साथ साथ डेवलपर के परफॉर्मेंस को जो है वो मॉनिटर करना। फिर दो तो ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं है, डिस्चार्ज एनी ऑफ द फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ दैट इज असाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू डू दैट वर्क और द ड्यूटीज़ दैट इज़ बिन डेडिकेटेड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। जो कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर को जो बताता है, जो कि हमने अभी देखा था ना ये 9(3) में हमने ये देखा ना कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल चाहे तो अपना कुछ काम जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर को दे सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो काम ले सकते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट कमिश्नर भी अपने काम जो है उस ऑफिसर्स को दे सकते हैं जिनको वो असिस्ट करने के लिए ही जिनके जो है वो बनाया गया। ठीक है, अभी देखो जब हम लास्ट पैराग्राफ की जब हम बात करते हैं ना इधर, ये देखो जब हम लास्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि जो भी ऑफिसर्स इनके अंडर इलेक्ट हुए गए हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो इन्हीं के पास रहता है। फिर इसके बाद ये बताया गया कि हर डेवलपमेंट कमिश्नर को जो है वो अपना ड्यूटी करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो ड्यूटी करने की जो है वो ज़रूरत होती है जो कि डेलीगेट किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चाहे वो स्पेशल ऑर्डर हो या फिर जनरल ऑर्डर हो, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इनको वर्क डेलीगेट किया वो करना उनका काम होता है, चाहे स्पेशल ऑर्डर या फिर जनरल ऑर्डर। ये भी हमने ऊपर देखा ही है। फिर इसके बाद बताया कि अगर इन्हें परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर और द यूनिट्स दैट इज़ सेट इन SEZ, तो ये उनसे जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग सकती है डेवलपर से, और यूनिट होल्डर से वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग सकती है अगर उन्हें मॉनिटर करना है। फिर इसके बाद ये बताएगा कि जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो अपने काम जो है वो किसको डेलीगेट करेगी, वो अपने ऑफिसर्स को डेलीगेट करेगी जो उनके मदद के लिए जो है उन्हें अपॉइंट किया गया। ठीक है, अभी सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। देखो सेक्शन 11 बात करते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर की, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा विथ एवरी ऑफिसर जो उनको असिस्ट करने के लिए ज़रूरत होते हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, वो भी सेक्शन 11 ही बात करते हैं। जब हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना है ताकि वो अपने यूनिट्स को सेट करें।
एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए इफ़ेक्टिव काम करना, यही 2 काम के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। फिर देखो अभी ये बताया गया कि मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर और द यूनिट होल्डर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये बताया गया, इसके बाद जो है आपका ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद जो है ये बताया गया कि जो भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको काम करेगी, असाइन करेगी, या फिर जो भी आपका डेलीगेशन होगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल के जानिब से। फिर हमने देखा कि हमने ये देखा कि जो SEZ के जो इंचार्ज होते हैं ना, वो डेवलपमेंट कमिश्नर ही होते हैं, ठीक है। और इनका कंट्रोल किस पे रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनके ऑफिसर्स पे रहता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनको कैसे काम देगी, या तो स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर से कोई भी काम डेलीगेट इनको कर सकती है, ठीक है। अगर इनको अपना परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है डेवलपर को और यूनिट होल्डर को, तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मंगा सकती है, ठीक है। और लास्ट में बताया गया कि इनके पास पावर होता है कि अपने काम को डेलीगेट किसको कर सकती है, वो ऑफिसर्स जो इनको असिस्ट करने ही के लिए जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम बहुत अच्छे से जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर को जो है हम कर चुके हैं। अभी देखो ये पार्ट में हम नॉर्मली तो अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ को जो है हम वो कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा देखो क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट हमारा ये बोलता है कि व्हाट आर द अप्रूवल कमेटी, ठीक है। ओके, अप्रूवल कमेटी क्या है। देखो अप्रूवल कमेटी का मेन काम मैं बता दूं क्या होता है कि अगर किसी को भी जो है ना अपना यूनिट सेट करना है इन द एग्जिस्टिंग SEZ, तो उसका गाइड करने का काम किसका होता है, डेवलपमेंट कमिश्नर का, ठीक है। ये हम अच्छे से समझेंगे जब हम सेक्शन 15 करेंगे। और वो अप्रूव करने का काम किसका होता है, अप्रूवल कमेटी का, ठीक है। अगर अप्रूवल कमेटी रिजेक्ट करती है तो बंदा जो है जिसको सेट करना था वो कहाँ जाएगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाएगा। जो कि मैं बताया ना, मैं उसकी बात करूँगा, अपील की मैं बात करने वाला हूँ, तो हम यहाँ यही से वो अपील की बात करेंगे। सुनो वो क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, एक कमेटी जो है वो सारे SEZ के लिए, हर इंडिविजुअल SEZ के लिए जो है वो एक कमेटी तैयार करेगी बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। और वो उसका नाम रहेगा अप्रूवल कमेटी, ठीक है, अप्रूवल कमेटी। और ये कब करेगी, जैसे SEZ खड़ा हो तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये कमेटी को जो है वो बनाना पड़ता है। और यही सेक्शन इनके अदर दीगर चीज़ों की भी जो है वो बात करते हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ मीटिंग्स, क्वारम वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया कि अगर कोई भी ये कमेटी का कोई भी डिसीजन या फिर ऑर्डर तभी ऑथेंटिकेट माना जाएगा जब उस कमेटी के अप्रूवल कमेटी के चेयरपर्सन का साइन हो, या फिर उस बंदे का साइन हो जिसको अप्रूवल कमेटी ने ऑथराइज कर दिया गया कि हम इनके सिग्नेचर को मानेंगे, ठीक है। 13 सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, विद इन 6 महीने अपॉइंट करती है। अदर प्रोविजंस भी रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद हमें ये बताया गया कि इनका जो है वर्क, इनका जो है डायरेक्शन या फिर ऑर्डर तभी वैलिड माना जाएगा जब इनके चेयरपर्सन को साइन करते हैं या फिर कोई भी बंदा वो साइन करता है जिनको अप्रूवल कमेटी द्वारा ऑथोराइज किया गया। देखो इनके फंक्शंस बड़े अच्छे हैं। सबसे पहला, इम्पोर्ट, चाहे वो एक्चुअल इम्पोर्ट हो या फिर वो प्रोक्योरमेंट हो फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वो एरिया जो कि SEZ में नहीं है, तो चाहे वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल इम्पोर्ट, या फिर वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और गुड्स कर रहे हैं और या फिर सर्विस कर रहे हैं, तो इनका जो है वो अप्रूवल लेने की जो है ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। दूसरी बात, मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि SEZ में, चाहे वो ऑपरेशन में हो, वेयर हाउसिंग में हो, ट्रेडिंग में, कहीं भी हो, ठीक है, SEZ में हो तो इनका मॉनिटर करने का जो है वो काम होता है, ठीक है। अभी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मैंने बताया इनका वो होता है 15.8 होता है कि किसी भी बंदे को अपना जो है यूनिट सेट करना है तो उसका जो है इनके पास अप्रूवल देने की शक्ति इनके पास रहती है। अप्रूव करो, मॉडिफाई करो या फिर रिजेक्ट करो यूनिट्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और वेयर हाउसिंग और ट्रेडिंग इन SEZ अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15.8 ऑफ द एक्ट। लेकिन मैं एक तौर पे यही बोलूँगा कि मेन काम जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो सेटिंग ऑफ यूनिट की है, ठीक है। फॉर सेटिंग अप यूनिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और वेयर हाउसिंग और ट्रेडिंग
इन SEZ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, ठीक है। यानी यूनिट्स के रिलेटेड जो भी आपको सेटअप करना है तो परमिशन इनसे ही तो लेना पड़ेगा ना, 15(8) भी यही कहता है, ठीक है। फिर देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन कोलैबोरेशंस अगर आपको करने हैं, क्या करना है आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको करना है या फिर आपको फॉरेन कोलैबोरेशन करना है फॉर सेटिंग ऑफ यूनिट, ठीक है। मैं मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नया यूनिट देना है तो फॉरेन कोलैबोरेशन FDI है, ठीक है। फिर यही वो बताया गया कि मॉनिटर, ठीक है, वो मॉनिटर एंड सुपरवाइज करना है कि आपको ये कमेटी ये देखती है कि चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो यूनिट होल्डर हो, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उसके लेटर ऑफ अप्रूवल में दिया गया वो सही उसके कंप्लाइंसेस कर रहा है कि नहीं, उसके ये मॉनिटर करेगी। फिर ये बताया गया कि और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनको वर्क असाइन देती है वो इन्हें जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। देखो अगर मुझे ऐसा लगता है इस बार का सबसे हॉट टॉपिक जो है वो इस लेसन में यही वाला होने वाला है, यही वाला अप्रूवल कमेटी पे जो है वो आने वाला है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि पिछली बार भी इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी वो वाले अथॉरिटी पे इन्होंने जो है क्वेश्चन बनाए थे, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आ सकता है अप्रूवल ऑफ कमेटी वाला क्वेश्चन, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है जो कि हम कर ही रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो जब मैं बात करता हूँ ना ये सेक्शन 15 की, तो देखो इस सेक्शन 15 कुछ इस तरह से किसी भी बंदे को अगर एक नई यूनिट को जो है वो सेट करना है तो सबसे पहले वो डेवलपमेंट कमिश्नर के पास जाएगा, ठीक है, अपना एप्लीकेशन लेके। फिर डेवलपमेंट कमिश्नर इसको जो है एज इट इज़ किसको भेज देगी, अप्रूवल कमेटी को जो है वो भेज देगी। जब अप्रूवल कमेटी के पास जाएगी तो अप्रूवल कमेटी के पास क्या ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन, एक्सेप्ट कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए या फिर रिजेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर वो मॉडिफाई करना चाह रही है या फिर रिजेक्ट करना चाह रही तो वो बंदा जो कि अप्रूवल कमेटी से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है 15(4) में। कहाँ, बोर्ड ऑफ अप्रूवल में। मैंने बताया था ना मैं वापस आऊँगा 15(4) में, देखो वापस आ गया 15(4) में। जो वो किसको अपील कर सकता है, 15 अपील कर सकता है वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में, ठीक है। फिर इसके बाद ये बताया गया कि जब अप्रूवल कमेटी जो है वो किसी भी एप्लीकेशन को अप्रूवल देगी तो उसका ना रिक्वायरमेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए गए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल करना चाहिए, उस हिसाब से वो अप्रूव, मॉडिफाई या फिर रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और फिर जब डेवलपमेंट और जब सब हो, अगर ये अप्रूव करती है तो लेटर ऑफर कौन देगी, डेवलपमेंट कमिश्नर देगी वो पर्सन को, और इधर ही उसका काम होता है गाइड भी करना है उसको, ठीक है, जो कि हमने देखा था। तो जब लेटर ऑफ ऑफ़र देगी तो वो लेटर ऑफ ऑफ़र देगी तो देखो लास्ट में ये लिखा गया है कि जो भी पर्सन को जो लेटर ऑफ़र मिल रहा है वो सिर्फ वही काम करेगा जो कि लेटर ऑफ अप्रूवल में जो उसके ऑपरेशंस ऑथराइज किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये दो कमेटी के हमने मेन अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। देखो मैं वही बता रहा हूँ, अगर कंस्टिट्यूशन ऑफ अप्रूवल कमेटी मेरे को बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कि इस बार जो है वो यही आने वाला है, तो इसको एकदम जो है मैं अच्छे से जो है वो करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब मैं बताया कि अगर वो मॉडिफाई या फिर रिजेक्ट करेगी ना तो वो बंदे को ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी जो है वो देगी, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो फिर जो है वो अपील कर सकता है, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मैं इनके खाली फंक्शंस की बात करूँ ना तो कुछ भी नहीं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ डेवलपमेंट कमिश्नर की, तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना, दूसरा प्रमोशन के लिए काम करना, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर उनकी एजेंसीज़, अभी देखो अप्रूवल कमेटी उनकी एजेंसीज ही मानी जाएगी ना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना आगे दो के लिए, ठीक है। मॉनिटर करना परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर और द यूनिट होल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि दो तो ऐसे ही थे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जिनको बोला वो करना और बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने जिनको दिया वो करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया कि ओवरऑल इंचार्ज SEZ वाले रहते हैं, ये अपने ऑफिसर्स को जो है वो ये जो अपने ऑफिसर्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। ये जो है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ही कोई भी काम दे सकती है, बस स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर, बोर्ड ऑफ अप्रूवल इनको काम दे सकती है। और ये अपने काम को कहाँ डेलीगेट करेंगे, ये अपने काम को डेलीगेट करेंगे जो ऑफिसर जो इनके नीचे अपॉइंट किए गए,
फिर इनके फंक्शंस देखो तो सबसे पहले इंपोर्ट की बात करता है, गुड सर्विस और प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप यूनिट के लिए 15(8) बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अप्रूवल देगी, जो कि हमने देखा फॉर सेटिंग ऑफ द यूनिट, वेयर हाउसिंग, ट्रेडिंग, जो भी हमने दीगर चीज़ देखी, तो कि मेनली तो सेटिंग ऑफ यूनिट की जो है बात करता है, ठीक है। वो क्या सुपरवाइज करेगी कि भाई जो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो लेटर ऑफ अप्रूवल में दिए गए थे यूनिट्स और डेवलपर को, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। फिर हमने देखा भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी जिनको काम देगी वो इन्हें जो है वो करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतने चीज़ों को जो एकदम अच्छे से जो है हमें समझना है। 15 तो हमने बहुत अच्छे से जो है वो समझ ही लिया, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। और अब जो है हम बहुत इजी टॉपिक्स देखने वाले। सबसे पहले हमारा बात करता है कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। देखो, जब मैं बात करता हूँ कि अप्रूवल कमेटी का मेन काम ये होता है कि वो अप्रूव करेगी सेटिंग ऑफ अ यूनिट टू एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और जैसे कि हमने फंक्शंस में अभी पढ़े कि वो मॉनिटर और सुपरवाइज भी करेगी कि कंप्लाइंसेस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहा है कि नहीं बाय द डेवलपर एंड द यूनिट होल्डर, ठीक है। डेवलपर की बात नहीं हम कर रहे, अब हम बात करते हैं कि जब यूनिट होल्डर की कंप्लाइंसेस नहीं हो रहे जो कि लेटर ऑफ अप्रूवल में दिया गया था, तो ये कैंसिल भी करने का ताकत रखते हैं, अप्रूव भी करेगी, मॉनिटर भी करेगी, मॉनिटर करने के बाद लग रहा नहीं इसको देना नहीं चाहिए था तो वो कैंसिल भी करेगी, ठीक है। लेकिन जब कैंसिल करेगी तब लेकिन तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो वो एंटरप्रेन्योर को जो है वो देना ही जो है वो पड़ेगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को जो है वो देना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये बताया गया कि जैसे कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल होता है तो उसको कोई भी जो फ़ायदा अब तक मिल रहा था, ड्यूटीज़, ड्रॉबैक्स, कंसेशन, लेस, जो भी मिला उसको, वो सब के सब उसको जो है वो वापस जो है वो करने पड़ेंगे। और इसके बाद ये बताया, नहीं पहले तो ये बताया कि वो सब उसको मिलने बंद हो जाएंगे और फिर उसको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सब के सब जो है वो उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो किस किस में वापस करने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स हो गए, फिनिश गुड्स हो गए, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब में जो उसको फ़ायदे मिले सब जो उसको वापस करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद ये बताया गया कि सबसेक्शन 4 ये बोलता है कोई भी बंदा अगर अपने कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल से खुश नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है, वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ अप्रूवल में जो है वो जाके वो अपील कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला था मैं अपील वाले पार्ट में आऊँगा, देखो वो यही है। एक तो हमने क्या देखा 15(4) में अपील करेगा, उसको अप्रूवल ही नहीं मिल रहा। 16(4) में अपील करेगा कि मेरे को अप्रूवल तो मिला लेकिन वो कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आया ना। कैंसिलेशन तब करेगा जब वो परसिस्ट रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग पहले तो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, ठीक है। कमेटी को ये बिलीव करने का एक रीज़न है कि वो जो है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे जो उसके लेटर ऑफ अप्रूवल में जो दिए गए थे, ठीक है। तो जैसे ही लेटर ऑफ अप्रूवल मिलता है तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसको जो भी फ़ायदे मिल रहे थे, एग्जेम्पशन, कंसेशन, बेनिफिट, डिडक्शन, जो भी उसको मिला था वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ रेमिट भी उसको करना पड़ेगा, नहीं वापस भी उसको सब सारे एग्जेम्पशन, कंसेशन, ड्रॉबैक एंड अदर बेनिफिट अवेल्ड जो भी उसको मिला कैपिटल गुड्स में, फिनिश गुड्स में, अनयूटिलाइज्ड रॉ मटेरियल, ठीक है, वो सब के सब उसको जो है वापस भी करने पड़ेंगे इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है। सब सेक्शन 4 ये बोलते हैं कोई भी बंदा अगर अपने कैंसिलेशन से खुश नहीं है तो वो कहाँ पे अपील करेगा, वो अपील करेगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल में, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 17 और 18, ठीक है। 17 ये बोलता है सेटिंग ऑफ ऑफशोर मार्केट, ऑफशोर बैंक यूनिट, और 18 बात करता है सेटिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। देखो, अगर आपको एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट खड़ी करनी है SEZ में, तब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि इसका RBI का एज़ पर 23(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। फिर इसके बाद ये बताया गया कि आप एप्लीकेशन किसको देंगे, RBI को देंगे, ठीक है। और जब RBI ये सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ आपको देना चाहिए तो वो आपको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट कर देगी, ठीक है। और सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि टाइम टू टाइम जो है
आरबीआई टर्म्स एंड कंडीशंस जो है नोटिफाई कर सकती है, जो कि आपको फॉलो करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रांट करने टाइम भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो देगी, लेकिन बाय द टाइम टू टाइम भी वो नोटिफाई कर सकती है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसका ग्रांट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसका एप्लीकेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। वो एप्लीकेशन जब देगा तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रखेगा? वो जब रिक्वायरमेंट्स रखेगा तो वो देखेगा व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, इरडा एंड एसबीआई। उन तीनों के गाइडलाइंस के तहत आपको जो वो एप्लीकेशन दे देगा, जो कि आपको रिक्वायरमेंट्स में जो है वो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर ये भी यह बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक SEZ में जो है वो एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का जो है वो अप्रूवल देता है, ठीक है। में अप्रूव यानी दे सकता है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो चाहे तो एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का सेटिंग जो है वो वहाँ पर जो है वो करा सकता है, ठीक है। ये हम बात कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि एग्जेम्पशंस की हम बात करते हैं सेक्शन 7 में, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करते हैं सेक्शन 19 में, तो ये बहुत अच्छा बोलता है। ये बोलता है कि आप अगर सेंट्रल एक्ट के तहत आपको कोई भी अगर यूनिट सेट करना था या फिर आपको डेवलपर दोनों के लिए अगर आपको मल्टीपल जगह अप्रूवल या फिर लाइसेंस वगैरह लेना था, तो वो टेंशन मतलब हम वो सिंगल क्लियरेंस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एक सिंगल विंडो कर देगी, ठीक है। इसके बाद बताया गया जो हमें पीछे अथॉरिटीज़ के हमें देखे 19 में जो भी हमें अभी हमने अथॉरिटीज़ का देखा, क्या बोर्ड ऑफ अप्रूवल, डेवलपमेंट कमिश्नर और अप्रूवल कमेटी, इनकी पावर्स कौन देता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है 19B में, ठीक है। 90C बोलते हैं कोई भी आपको रिटर्न या फिर इन्फॉर्मेशन फॉर्म करना है कोई भी सेंट्रल एक्ट के तहत, तो भी आप टेंशन मत, तो आपके लिए वो भी हम सिंगल कर देंगे, ठीक है, सिंगल विंडो में कर देंगे। ये हम स्टेट की बात नहीं करेंगे, सेंट्रल एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का खाली ध्यान रखना। 16 हो गया हमारा कैंसिलेशन, 17 हो गया हमारा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, 18 हो गया हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, 19 हो गया हमारा सिंगल एप्लीकेशन एंड फॉर्म, ठीक है। अभी देखो जब मैं बात करता हूँ 20, 21, 22, ये तीन एक कैटेगरी में, 23 और 24 ये भी 20, 21, 22, 23, 24 ये पूरा एक ही कैटेगरी में। लेकिन प्योरली जब मैं बात करूँ तो 20, 21, 22 एक कैटेगरी में, और जब मैं प्योरली बात करूँ तो 23, 24 एक कैटेगरी में, ठीक है। ओके, अगर मैं अनप्योरली बात करूँ तो पूरा 20 से लेकर 25 तक एक ही कैटेगरी में आता है। अब देखते हम इसको जो हम समझने की जो है वो कोशिश जो है वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। 20 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो कोई भी एजेंसी या फिर ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है फॉर द इंस्पेक्शन और सर्विस, ठीक है, फॉर द इंस्पेक्शन और सर्विस टू द डेवलपर और द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग द कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी डेवलपर या फिर यूनिट को हमें इंस्पेक्शन या फिर सर्विस कराने पड़ेंगी देखने के लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के प्रोविजंस को जो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, तब जो है वो एजेंसी या फिर ऑफिसर को जो है वो अपॉइंट करेगी, ठीक है। क्या करेगी? एजेंसी और ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, वो सर्वे और इंस्पेक्शन करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि जब तुम्हारा इंस्पेक्शन वगैरह हो जाए तब तुम मेरे को रिपोर्ट या फिर इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिस्क्राइब मैनर में जो है वो मुझे दो, ठीक है। 20, 21 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत रखता है कि जो भी सेंट्रल एक्ट SEZ के बाहर पनिशेबल थे वो SEZ के अंदर भी पनिशेबल हो सकते हैं। भाई नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा? बाय नोटिफिकेशन हो जाएगा। फिर फर्दर जो हमने अभी आगे पढ़ी, कोई भी एजेंसी या फिर ऑफिसर को पॉइंट करेगी देखने के लिए सर्वे या फिर इंस्पेक्शन कराने के लिए कि वो एजेंसी या फिर जो है वो एनी नोटिफाइड ऑफेंसेस कमिटेड इन द, देखो क्या बताया जा रहा है कि वो किसी भी एजेंसी या फिर ऑफिसर को ऑथोराइज़ कर देगी, ठीक है, देखने के लिए कि देखने के लिए, देखो क्या बताया, इट फर्दर इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथोराइज एनी ऑफिसर एजेंसी टू बी द इन्फोर्समेंट ऑफिसर एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नोटिफाइड और
इन केस ऑफ एनी नोटिफाइड ऑफेंसेस कमिटेड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वही देखे कि ये सर्विस या फिर इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट कर सकती है ना, कि भाई तुम देखो अगर कोई भी वो जो है जो हमने अभी नोटिफाई किए हैं पर जो बाहर भी थे अभी अंदर भी है, तुम बताओगे, तुम इंस्पेक्शन इंक्वायरी करोगे, ठीक है, ऑथोराइज़ करेगी, ठीक है। और उसके बाद बताया कि वो सारे ऑफिसर और एजेंसी के पास वही ताकत रहेंगे किसके लिए, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, जो कि इनको सेंट्रल एक्ट ने नॉर्मल जगहों पे दे दिया गया। तो SEZ के भी अंदर उनका वही पावर जो है वो हो जाएगा। देखो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किस ये बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफाई करते जाएगी कि जो सेंट्रल एक्ट में जो भी पनिशेबल था बाहर, वो SEZ के भी अंदर पनिशेबल है। यही इसके इंस्पेक्शन इंक्वायरी के लिए वो कोई भी एजेंसी या फिर ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, और वो ऑफिसर और एजेंसी के पास वही सारे पावर रहेंगे इन रेस्पेक्ट टू सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, जो कि सेंट्रल एक्ट ने उनको नॉर्मली तौर पे जो है दे के रखे हैं, ठीक है। फिर देखो सेक्शन 22 ये बोलता है कि क्या हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बोलने पे ये एजेंसी या फिर ऑफिसर इंस्पेक्शन इंक्वायरी का काम करेगी। तो सेक्शन 22 ये बोलते हैं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उनके ऐसा रीज़न टू बिलीव रहता है, वो रीज़न जो है वो लिखित में ले लेगी, रिकॉर्डेड इन राइटिंग करेगी, और वो डेवलपमेंट कमिश्नर का कंसेंट लेगी, फिर उसके बाद वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी किसी भी डेवलपर और यूनिट का कर सकती है। लेकिन ये एजेंसी ये काम अपने तौर पे नहीं कर सकती जब तक डेवलपमेंट कमिश्नर का जो है वो रजामंदी नहीं आ जाए। फिर इसके बाद ये बताता है कि फिर हम जब इसके सब सेक्शन 2 और 3 में जब हम बात करेंगे, नहीं, फिर हम जब बात करेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना ऑथोराइज़ कर दिया तो फिर इन्हें कोई भी परमिशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि हमने 20 और 21 में हमने अभी तक देखा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर डेवलपमेंट कमिश्नर को अपने तौर पे करना है इंस्पेक्शन इंक्वायरी, सर्च, सीजर जो भी, तो वो डेवलपमेंट कमिश्नर कंसेंट लेगी। कंसेंट लिए बगैर वो नहीं ले सकते, और वो डेवलपमेंट कमिश्नर को ये रीज़न भी देना पड़ेगा, जो कि लिखित में रिकॉर्डेड होगा कि हमें रीज़न है, हमें रीज़न टू बिलीव मिला हुआ है कि ये जो नोटिफाइड ऑफेंसेस है SEZ के अंदर, वो उसके कंप्लाइंसेस वगैरह नहीं हो रहे, ठीक है, यानी कॉन्ट्राविशन जो है वो हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब देगी तब आपको कोई भी जो है वो करने की जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके, ये भी एक सेकेंड हॉट टॉपिक है, ठीक है। मेरा सबसे पहला हॉट टॉपिक है इस बार का अप्रूवल कमेटी, फिर उसके बाद मेरा सेकेंड हॉट टॉपिक है डेवलपमेंट कमिश्नर, फिर थर्ड हॉट टॉपिक है एजेंसी टू इंस्पेक्ट, ठीक है। ये 3 सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। फिर उसके बाद चौथा मेरा हॉट टॉपिक है सेक्शन 3 कि कैसे जो है अप्रूवल जो है वो किसी को भी जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो हमने ज़्यादा तो ऐसे कुछ पढ़ा नहीं है। सेक्शन 20 तो सबसे पहले ये बोला कि बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट एजेंसी या फिर ऑफिसर को अपॉइंट करेगी देखने के लिए कि भाई कोई भी सेंट्रल एक्ट के जो प्रोविजंस है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और वो उससे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मांगेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सेंट्रल एक्ट जो पनिशेबल बाहर है वो अंदर भी करा सकते, और इसी के लिए वो जो है एजेंसी और ऑफिसर को तैयार करेगी, और सर्च, सीजर जो भी सेंट्रल एक्ट में दिया गया वो SEZ में भी जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकती है। फिर 22 में हमने ये देखा कि डेवलपमेंट कमिश्नर अपनी तरफ से भी कोई भी सर्च, सीजर करा सकती है, उसके लिए उसको डेवलपमेंट कमिश्नर का जो है वो कंसेंट लेना पड़ेगा, उसकी बगैर वो नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया तब इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। 23 बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट का जज उसके साथ एक डेजिग्नेटेड कोर्ट खड़ी करेगी, जो वो सिविल सूट के ट्रायल्स वहीं पे होंगे। और सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि जो ट्रायल्स यहाँ पे डिजिग्नेटेड हो चुके हैं वो कोई और कोर्ट में नहीं होंगे, ठीक है, कोई और कोर्ट में वो नहीं होंगे। 24 ये बोलता है कि कोई भी बंदा अगर डेजिग्नेटेड कोर्ट से खुश नहीं है तो विद इन 60 डेज़ जो कि ऑर्डर आया डेजिग्नेटेड कोर्ट से वो हाई कोर्ट जा सकता है। वो फर्दर 60 डेज़ भी जो है वो एक्सटेंड हो सकता है कि उसके पास रीज़नेबल कॉज है दिखाने के लिए, ठीक है। 25 ये बोलता है कि अगर हम ऑफेंसेस बाय कंपनी होती है तो हम कंपनी के साथ साथ वो ऑफिसर को भी पकड़ेंगे जो इंचार्ज था, ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ेंगे अगर उसके पास एक नॉलेज उसके पास उसका नॉलेज नहीं था या फिर उसने अपना ड्यूटी अच्छे से किया तो हम नहीं पकड़ेंगे। फिर इसके बाद बताया गया कि हम कोई भी अगर ऑफेंस करते हैं कंपनी के साथ, ठीक है, और ये प्रूफ हो जाता है कि वो किसकी गलती से हुआ, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या फिर कोई भी अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, हम उसको भी जो है वो पकड़ लेंगे, ठीक है। 25 और 25(2), ठीक है। जैसा कि मैंने बताया 25
21, 22 और 23 एक जोड़ी में है, 23, 24 एक जोड़ी में और 25 जो है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो है वो यहाँ पर सेकेंड पार्ट हो जाता है जो कि हमने यहाँ से किया ना, डेवलपमेंट कमिश्नर। खाली भी देखो मैं सेक्शन बताता हूँ। 11 डेवलपमेंट कमिश्नर, 12 उनके फंक्शंस, 13 अप्रूवल कमेटी, 14 उनके फंक्शंस, 15 यूनिट सेट करना है, 16 कैंसिलेशन करना है, 17 18 बैंकिंग ऑफशोर बैंकिंग, 18 जो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। हाँ, फिर 19 हमारा ये था एप्लीकेशन और रिटर्न आपका एक सिंगल विंडो हो जाएगा। 19 भी ये बताया था कि पावर अथॉरिटीज़ को कौन देता है, वो 19 बी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। 20, 21, 22 एजेंसी टू इंस्पेक्ट, 23, 24 कोर्ट एंड अपील, 25 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ठीक है। ओके, अभी देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से सुनो। जो चौथा पार्ट है ना, उसमें से मुझे कोई भी हॉट टॉपिक जो है वो समझ नहीं आ रहा है। एक ये हो सकता है कि फिर मैं उसको ना डालूँ और इसको ड्राफ्ट पे रहने दूँ, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है कि मैं उसको करूँ। तो जो भी रहेगा, अगर मैं तीसरा पार्ट डालता हूँ तब तो ये ओरिजिनल हो गया। अगर मैं तीसरा पार्ट नहीं डालता तो इसको मैं एज अ ड्राफ्ट कर लेंगे, जो कि हम एग्ज़ाम देने के बाद फिर इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं नोट्स में जो है मैं लिखते चले जाऊँगा कितने मैं ड्राफ्ट में करना चाह रहा हूँ, कितना मैं इनकम्प्लीट करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं अगर फुल्ली ड्राफ्ट अगर करके लिख दूँ तो इसका मतलब मैं खाली इंपॉर्टेंट चीज़ के जो मेरे को डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा। और अगर मैं इनकम्प्लीट ड्राफ्ट करूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने चीज़ें छोड़ी, ठीक है। अब देखो चौथे पार्ट में मेरे को कोई जो है वो हॉट टॉपिक नहीं दिख रहा है। जो भी हॉट टॉपिक था पहला पार्ट में हमारा सेक्शन 3 था, ठीक है। सेक्शन 4 इस पार्ट में हमारा पूरा हॉट टॉपिक था, जैसे कि डेवलपमेंट कमिश्नर अप्रूवल कमेटी था, एजेंसी वाले, सब हमारे हॉट टॉपिक थे। लेट्स